everyone, welcome all. I'm Sambhashini Gore and this is your favorite YouTube channel Medics by Sambhashini for all study related problems, and this is your one solution. So this is your forensic medicine and toxicology, the best one night passing guarantee series for all medical students, whether you are BHMS student, BAMS student or MBBS student. So completely watch this video and do follow the channel, like, share and subscribe. And this is the third part of this video. So just go to the channel page and you will find out the complete playlist of the series of the subject. And very soon I'm going to upload all videos of OBS, gynae and surgery also of the same one night passing guarantee series with the best notes ever you will see for your university exams. So keep watching the video and do like, share and subscribe. Let's continue with today's lecture. सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज इंक्वेस्ट. तो देखो इंक्वेस्ट जो है आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट भी पूछा जाता है. तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट क्यों ना हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इंक्वेस्ट. तो देखो इंक्वेस्ट होता क्या है. An inquest is a legal inquiry or investigation conducted to determine the cause of death in cases of unnatural, sudden or suspicious death. तो देखो inquest basically एक legal inquiry है, ठीक है, या एक इन्वेस्टिगेशन है, एक तहकीकात है जिसके अंतर्गत क्या है, हमें पता करनी होती कि ये बंदे की मौत कैसे हुई. ठीक है, और उस केस में क्या होगा, बेसिकली ये उन केसेस में किया जाता है जब डेथ कैसी हो, अननेचुरल हो, आकस्मिक मौत. ठीक है, सडन डेथ हो, सस्पिशियस डेथ हो, मान लो किसी ने मर्डर कर दिया हो या किसी ने सुसाइड कर लिया हो, तो इस टाइप की डेथ्स में क्या होता है, बेसिकली इंक्वेस्ट किया जाता है. इट इज नॉट अ ट्रायल बट एन इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर टू एसरटेन हु डाइड, व्हेन एंड वेयर, हाउ एंड बाय व्हाट मीन्स द पर्सन डाइड. तो बेसिकली इंक्वेस्ट करने का सिंपल सा एक मेन मतलब मकसद ये है, हमें पता करना होता है इंक्वेस्ट के थ्रू कि पर्सन जो मरा है वो कौन है, आइडेंटिफिकेशन करना है उसका पहले तो. ठीक है, कब मरा, कैसे मरा, कहाँ मरा, ठीक, और किस तरह से मरा, मतलब किस मीडियम से वो मरा, उसकी मौत किस वजह से हुई. ठीक है, हाउ एंड बाय व्हाट मीन्स द पर्सन डाइड. ठीक, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वेस्ट. तो देखो इंक्वेस्ट करने का क्या वजह है. ठीक है, टू डिटरमाइन कॉज, मैनर एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ. अब देखो कॉज ऑफ डेथ क्या हुई, कैसे मरा, ठीक है, किस वजह से मरा, और मैनर मतलब मरा तो कैसे स्थिति में था, किस टाइप की मौत हुई. फिर सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ मतलब किस तरह की डेथ थी. ठीक है, टू आइडेंटिफाई वेदर द डेथ इज नेचुरल, एक्सीडेंटल, सुसाइडल और होमिसाइडल. और हम पता करते हैं कि जो डेथ हुई है वो नेचुरल है, एक्सीडेंटल है, सुसाइडल है या होमिसाइडल डेथ है. तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं इंक्वेस्ट के थ्रू कि वो पर्सन जो भी डेथ हुआ है वो कैसे मरा. ठीक है, नेक्स्ट है अपना लीगल बेसिस इन इंडिया. सो इन इंडिया इंक्वेस्ट आर गवर्न प्राइमरली अंडर CRPC कोड, दैट इज योर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 and sections 174 CRPC and 176 CRPC. ये अपना जो इंडियन कोर्ट है, ठीक है, इसके अंतर्गत अपना जो CRPC जो इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 और सेक्शन 174 CRPC. देखो याद रखना 174 174 और 176. 74 76 मतलब बंदा मरा, इंक्वेस्ट हुआ. ठीक, 174 176 इंक्वेस्ट हुआ, बंदा मरा. तो ठीक है, याद रखना. फिर नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट इन इंडिया. अब इंडिया में कितने टाइप के इंक्वेस्ट होते हैं, तो बेसिकली देखो दो टाइप के इंक्वेस्ट होते हैं इंडिया में, दैट इज योर फर्स्ट पुलिस इंक्वेस्ट एंड नेक्स्ट इज मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट. तो बेसिकली इंडिया में ये दो प्रैक्टिस ही किए जाते हैं, बाकी के नहीं किए जाते. और भी बहुत से टाइप के इंक्वेस्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको लेक्चर शुरू हुआ तभी बताया था. ठीक है, देखो पुलिस इंक्वेस्ट क्या होता है अपना. तो अगर आपको डिफरेंस बिटवीन आ जाए पुलिस एंड मजिस्ट्रेट में तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, एक एक करके ऊपर नीचे करके या टेबल बना के इसको रिप्रेजेंट करोगे. पहले तो डेफिनेशन बताओगे दोनों की, फिर व्हेन इट इज डन. ठीक है, इस तरह से आप बाइफोगेट कर सकते हो और इस तरह से डिफरेंस बिटवीन भी लिख सकते हो. ठीक है, एग्जाम में. नेक्स्ट है अपना डेफिनेशन. तो देखो डेफिनेशन क्या होती है. पुलिस इंक्वेस्ट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इंक्वेस्ट इन इंडिया.
कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर यूजुअली नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। अब जो सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस होते हैं उनके बिलो वाले रैंक के मोस्टली कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंक्वेस्ट कौन करेगा? जो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर होगा, ठीक है, वो ये इंक्वेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है अपने इंडिया में इंक्वेस्ट का, ठीक है, इन केसेस ऑफ अननेचुरल डेथ। और कब करेंगे? जब डेथ कैसी हुई होगी? अननेचुरल। व्हेन इज इट डन? कब होगा? वही सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल या डेथ ड्यू टू अननोन कॉज। इस कंडीशंस में क्या होगा? हमें पर्सन का इंक्वेस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है, जो डेथ हुआ है उसका इंक्वेस्ट कराना पड़ेगा, ठीक। फिर डाउरी डेथ में भी, डेथ इन कस्टडी, अगर कस्टोडियल डेथ हो रही है तो भी इंक्वेस्ट कर सकता है कौन? मजिस्ट्रेट, ठीक है। देखो, अगर पुलिस की कस्टडी में डेथ होती है तब पुलिस जो है इंक्वेस्ट नहीं कर सकता, तब कौन करेगा इंक्वेस्ट? मजिस्ट्रेट कंडक्ट करेगा, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या है? कैसे इंक्वेस्ट होगा? सो बेसिकली पुलिस रिसीव्स इंफॉर्मेशन ऑफ डेथ। सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि यहाँ किसी की मृत्यु हुई है। सबसे पहले मरेगा इंसान तब तो फिर उसका इंक्वेस्ट करवा सकेंगे ना, तो पहले मारो, पहले वो मरा, ठीक। इन्फॉर्म्स द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और पुलिस इंक्वेस्ट के पहले किसको इन्फॉर्म करना होता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ठीक है। विजिट द सीन, कंडक्ट्स पंचनामा। इंक्वेस्ट रिपोर्ट को हम बोल देते हैं पंचनामा। विथ 2 और मोर रिस्पेक्टेबल पर्सन, दैट इज कॉल्ड पंचास। और पंचनामा क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 या 2 से अधिक लोगों की, बेसिकली जो 5 लोग हैं, एक बोलते हैं ना चश्मदीद गवाह या जो भी वहाँ पे प्रेजेंस है, उनकी प्रेजेंस में जो रिस्पेक्टेबल पर्सन्स हैं, जब ये रिपोर्ट पेश की जाती है उसको अपन पंचनामा बोलते हैं। ऑब्जर्व्स बॉडी, डॉक्यूमेंट्स इंजरीज, वेपन, साइन ऑफ स्ट्रगल। और यहाँ पे क्या देखते हैं अपन? इंजरीज को अपन रिकॉर्ड करेंगे, कौन सा वेपन से डेथ हुई है, स्ट्रगल, अगर उसने खुद को बचाने की कोशिश की होगी, ठीक है, क्या स्ट्रगल मार्क है उसकी बॉडी में, ठीक है। बॉडी को पूरी तरह से ऑब्जर्व करना है, ठीक। नेक्स्ट, सेंड्स द बॉडी फॉर पोस्टमार्टम इफ नीडेड। और अगर हमें लगता है कि पोस्टमार्टम की ज़रूरत है तो बॉडी को वहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ेगा। सबमिट्स रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट एंड प्रोसीड्स विद एफआईआर इफ फाउल प्ले इज सस्पेक्टेड। अगर हमें कोई भी गड़बड़ दिखती है, वहाँ लगता है कि कुछ गलत है, तब हमें रिपोर्ट करना होगा मजिस्ट्रेट को, एफआईआर दर्ज करनी होगी और आगे प्रोसीड करना होगा। लिमिटेशन क्या क्या है पुलिस इंक्वेस्ट की? क्या पुलिस नहीं कर सकती है? ये तो सब कुछ पुलिस करेगी, ठीक, बट क्या चीज़ें जो पुलिस नहीं कर सकती है? नॉट ऑलवेज कंडक्टेड बाय ट्रेन्ड पर्सनल्स, नो पावर टू समवन विटनेस अंडर ओथ। और ओथ के अंदर अपना जो ओथ होती है ना कि मैं शपथ लेता हूँ, ये वाला काम जो है पुलिस नहीं करवा सकती, ये सिर्फ मजिस्ट्रेट ही करवा पाएंगे, ठीक है। कैन नॉट मेक बाइंडिंग डिसीजंस, और ये अपना डिसीजन नहीं दे सकते, ये सिर्फ तहकीकात करने के लिए ही मतलब उनका इतना ही लिमिटेशंस है, ठीक है, उसके आगे वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट अपना कौन सा है? 176 CRPC, ठीक है। सो डेफिनेशन इज कंडक्टेड बाय एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होंगे, या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे। इन स्पेशल केसेस मैंडेटेड बाय लॉ। और किस केसेस में? सिर्फ स्पेशल केसेस में ये तहकीकात करेंगे, ठीक है, जैसा कि अपने लॉ के अंतर्गत लिखित है, ठीक। कब करना है इनको? देखो, मैंने बताया था ना, जब डेथ पुलिस की कस्टडी में हो, जेल में हो जाए पर्सन की, डाउरी डेथ हो, विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज, ठीक है, रेप फॉलोड बाय डेथ, डेथ ड्यू टू पुलिस एनकाउंटर और एक्सह्यूमेशन केसेस। अब किसी को ऑलरेडी दफना दिया गया है, उसको फिर से बाहर निकालना है उसकी बॉडी को, तो उस केसेस में भी देखो, गड़े मुर्दे उखाड़ने हो तब मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए, ठीक है। सिंपल सी भाषा में क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब बॉडी आइडेंटिफाई हो जाती है, बट उसके फैमिली वाले, या कोई ऐसे भी केसेस होते हैं जब बॉडी अनआइडेंटिफाइड रहती, तो एक टाइम पीरियड के लिए उसको अपन प्रिजर्व करके रखते हैं, बट आफ्टर दैट वी हैव टू डू द ब्यूरल मेथड्स, ठीक है। पूरे उसके क्रिमेशन वगैरह करने होते हैं उसके धर्म या अगर जो भी हमें आइडेंटिफाइड है उसके अकॉर्डिंग। तो उस कंडीशन में मान लो 3 महीने से बॉडी को अपन कर चुके हैं, सारा उसका क्रियाकर्म सब काम हो चुका है, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स वो पर्सन जो डाइड था, जो डेथ हुई थी जिसकी, वो आइडेंटिफाइड हो जाता है कि ये इस फैमिली का था या इसका था, तो वापस से उस केसेस में भी एक्सह्यूमेशन होता है, या फिर हमें कोई नया सबूत मिल जाए इन्वेस्टिगेशन के वक्त, मान लो कोई मर्डर केस है या कुछ भी हो, तब वापस से बॉडी को एक्सह्यूमेट किया जाता है
और उसके फर्दर एग्जामिनेशन किए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत से रीज़न होते हैं एक्सक्यूमेशंस के, तो उस केसेस में भी कौन करेगा इंक्वेस्ट? मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, मजिस्ट्रेट ही करेंगे, ठीक। नेक्स्ट इज प्रोसीजर, इसका कैसा होगा? तो मजिस्ट्रेट विजिट्स द साइट, मजिस्ट्रेट जाएंगे साइट पे, फिर कंडक्ट्स डिटेल इन्वेस्टिगेशन, और डिटेल इन्वेस्टिगेशन मतलब पूरी अच्छे से तहकीकात करेंगे। हैज अथॉरिटी टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स ऑन ओथ, और सम्मन भी कर सकते हैं विटनेसेस, ठीक है, सम्मन विटनेसेस, और उसके बाद क्या हो सकता है अपना, वो ओथ के अंतर्गत स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि पुलिस नहीं कर सकती थी। कैन ऑर्डर एक्सक्यूमेशन, और ज़रूरत पड़ने पर एक्सक्यूमेशन का भी ऑर्डर दे सकते हैं। मे ऑर्डर जुडिशियल इंक्वायरी इफ़ नीडेड, और अगर जुडिशियल इंक्वायरी की ज़रूरत है तो वो भी करवा सकते हैं वो, ठीक है। सबमिट्स डिटेल रिपोर्ट टू हायर अथॉरिटीज़, और जो पुलिस है उनको और जो हायर अथॉरिटीज़ है उनको ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। अब लिमिटेशन थी पुलिस इंक्वेस्ट में, बट इसमें एडवांटेजेस है, जो काम पुलिस नहीं कर सकती थी वो मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। कंडक्टेड बाय ट्रेन जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थ्रू एन इम्पार्शियल थॉरो एंड इम्पार्शियल इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी इन सेंसिटिव केसेस, और ये पूरी तरह से जो केसेस है उसमें कंप्लीटली तहकीकात कर सकते हैं, इनका कोई लिमिटेशन नहीं होता और ये पूरी तरह से जांच करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन पुलिस एंड मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। तो इंक्वेस्ट क्या होता है मैंने वो बता दिया। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो है आपका पुलिस और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, मैंने वो बता दिया। मैंने ये बता दिया आपको कि CRPC 174 और आपकी 176 में इंक्वेस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, अदर टाइप ऑफ इंक्वेस्ट, जो कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में है, नॉट प्रैक्टिस इन इंडिया। अपने इंडिया में नहीं प्रैक्टिस होता है, बट अदर कंट्रीज में होता है, और ये शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, ठीक है। कभी कभी देखो किस्मत खराब हो तो इंडिया के बाहर के भी चीज़ें हमें पूछ ली जाती है ना, तो पढ़ना तो हमारा काम है। These are not used in India but relevant for theory or comparative process purposes, ठीक है। तो बेसिकली कंपैरेटिव है, हमें कंपैरिजन करना है कि इंडिया में कैसा हो रहा है, बाहर के कंट्री में कैसा हो रहा है, ठीक है। कॉरोनर्स इंक्वेस्ट UK USA नाउ एबॉलिश इन इंडिया। अब जो है पहले UK और USA में भी था, बट अब इंडिया में एबॉलिश हो चुका है। तो यहाँ पे होता क्या है, डेफिनेशन इसका क्या है, अ कॉरोनर इज अ जुडिशियल ऑफिसर who conducts inquest into unnatural deaths, especially in the UK। बेसिकली ये यूके में किया जाता था, ठीक है, अभी भी किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे याद है जो कॉर्नर्स होते हैं वो जुडिशियल ऑफिसर हैं, वो कंडक्ट करते हैं। इस प्रोसीजर में क्या होगा, कॉर्नर में बी असिस्टेड बाय अ ज्यूरी, और जो ज्यूरी होते हैं उनके द्वारा ये असिस्टेड होते हैं। हैज पावर टू समन विटनेसेस, ऑर्डर पोस्टमार्टम एंड कंडक्ट ट्रायल। तो बेसिकली जो मजिस्ट्रेट को हमारे ये राइट होती थी ना, वो इन्हें होती है अब, ठीक है। नेक्स्ट इज मे डिक्लेयर कॉज ऑफ डेथ और रेफर फॉर क्रिमिनल ट्रायल, और बेसिकली ये कॉज ऑफ डेथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं और क्रिमिनल ट्रायल के लिए रेफर भी कर सकते हैं। Here is important note, corner system was abolished in India in 1999, previously existed in Mumbai and Chennai। तो बेसिकली मुंबई और चेन्नई में पहले ये एग्जिस्ट करता था, जब ब्रिटिश का ज़माना आया गया, ठीक है, उस टाइम के बाद 1999 में ये एबॉलिश हुआ है, ठीक है, इंडिया में। सो नेक्स्ट इज मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम, जो USA में परफॉर्म होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट जो कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो ये इंक्वेस्ट तरह से कंडक्ट करते हैं। हैज़ मेडिकल एंड लीगल अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट कॉज ऑफ डेथ, मोर साइंटिफिक एंड सिस्टमिक, कंडक्ट्स एटॉप्सिस, इशू डेथ सर्टिफिकेट, नॉट फॉलोन इन इंडिया बट कंसिडर्ड मोर मॉडर्न एंड रिलायबल। देखो इंडिया में तो फॉलो नहीं होता, US में होता है, बट मोस्ट क्या है ये, देखो एक डॉक्टर जब कोई एग्जामिन करेगा तो वो बेटर एग्जामिन कर सकता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को, और क्या होता है वो सही तरीके से ऑटोप्सी कंडक्ट करेगा, साइंटिफिक होगा, सिस्टमिक होगा। बट क्या है ये मॉडर्न तो है, रिलायबल तो है, बट इंडिया में ये नहीं फॉलो होता है, ठीक। सो हियर इज द कंक्लूजन, इन इंडिया पुलिस इंक्वेस्ट एंड मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट आर टू लीगली रिकॉग्नाइज्ड प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग अननेचुरल डेथ्स। वेल, police inquest is routine. Magistrate inquest ensures impartiality in sensitive cases. Knowledge of their international systems is useful for academic comparison but not applicable under Indian law। तो देखो अपना मजिस्ट्रेट और पुलिस इंक्वेस्ट हमने पढ़ा, बट लीगली मोस्ट कॉमन कौन सा यूज होता है अपना, पुलिस इंक्वेस्ट। कुछ स्पेशल केसेस में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट अपन इंडिया में फॉलो करते हैं, और बहुत से ऐसे इंक्वेस्ट है जो इंडिया में फॉलो नहीं होता, बट कंपैरिजन के लिए हम एकेडमिक कंपैरिजन के लिए इंडिया में
पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो ये अपना बेसिक सा एक डिफरेंस बिटवीन का टेबल है, तो ज़रूर आप डिफरेंस बिटवीन लिखो, पॉइंट वाइज बना के लिखो, साइड बाय साइड बना के लिखो, कॉलम में कंपैरिजन में, बट ये टेबल भी ज़रूर बनाना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये देखो ये मैंने लॉन्ग में लिख रखा है, डिफरेंस बिटवीन मजिस्ट्रेट एंड पुलिस इंक्वेस्ट। तो आपको सेम ऐसा ही लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको मार्क्स स्क्वायर हो जाएंगे। देखो टेबल में ऑलमोस्ट 5 to 10 पॉइंट्स हैं, तो ये 10 पॉइंट्स आपको 10 मार्क्स दिला देगा, ये मेरी गारंटी है। तो बस आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अपना लॉन्ग आंसर है बर्न। तो बर्न क्या होता है सब। So here's the definition. A burn is an injury to the skin or other tissues primarily caused by heat, but also by chemicals, electricity, radiations or friction resulting in coagulative necrosis of tissue. So basically burn की definition क्या है? Skin या other tissue में इंजरी होना बेसिकली हीट की वजह से। देखो फ्रिक्शन हो, केमिकल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रेडिएशन हो, किसी भी तरह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाए जिसकी वजह से स्किन क्या हो जाए, वहाँ पे कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाए टिश्यूज का, उसको अपन बर्न बोलते हैं, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ बर्न क्या क्या है? एक तो थर्मल बर्न, केमिकल बर्न, इलेक्ट्रिकल बर्न, रेडिएशन बर्न, फ्रिक्शन बर्न। तो इतने टाइप के अपने कॉज हैं, ठीक है, किसके? बर्न के। एटियोलॉजी है, ठीक है, अपनी जिसकी वजह से बर्न हो सकता है। थर्मल बर्न ड्यू टू ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट, ठीक है। स्कैल्स मतलब जो फफोले पड़ जाते हैं जिसके अंदर पानी भर जाते हैं, ठीक है, दैट इज योर स्कैल्स, ऐसे बनते हैं। ये इसके अंदर पानी भर जाएगा और ये स्किन से ऐसे उभर के फूल जाएगा, दैट इज योर स्कैल्स, ठीक है। हॉट मेटल से, फायर से, फ्लेम से, आग से, डायरेक्ट ड्राई हीट से जब जल रहे हो। मॉइस्ट हीट क्या है? भाप लग जाने से जो जल जाते हैं, दैट इज योर मॉइस्ट हीट। और जो ड्राई हीट है, जो मतलब फ्लेम हो गया, आग हो गई, ठीक है, डायरेक्ट उससे जल रहे हो, या कोई हॉट मेटल है, गर्म लोहे की तवे को तुमने हाथ से उठा लिया, ठीक है, गर्म बर्तन उठा लिया, हाथ जल गया, दैट इज योर हॉट मेटल और ड्राई हीट, ठीक है। अब केमिकल बर्न क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग एल्कलाई। सो देखो बर्न जो है जरूरी नहीं है सिर्फ एसिड की वजह से हो, स्ट्रॉन्ग एल्कलाई का यूज करके भी बर्न हो सकता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्कलाई है और तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इनकी वजह से भी जो बर्न हो रहे हैं वो अपना केमिकल बर्न में आएंगे, ठीक है, केमिकल का यूज हो रहा है। बिकॉज इलेक्ट्रिकल बर्न्स क्या है? फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट हाई और लो वोल्टेज। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हो रहे हैं बहुत हाई वोल्टेज से, तो भी झटका लगने से जल जाता है इंसान। जो तुमने रील्स में कभी देखा होगा कि ट्रेन के ऊपर चढ़ गया बंदा, हाई पावर सप्लाई उसने पकड़ ली और वो मर गया, ठीक है। तो इसका जो बर्न था जला ना आखिर वो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल बर्न है। रेडिएशन बर्न जैसे यूवी रेज, एक्स रेज, न्यूक्लियर रेडिएशंस, तो ये सारे के सारे तुम्हारे रेडिएशन बर्न्स है। फ्रिक्शन बर्न जो कि स्किन को रफ सरफेस के अगेंस्ट रगड़ने से जो घर्षण होती है उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से जो जल जाती है स्किन, दैट इज योर फ्रिक्शन बर्न। सो बेसिकली दिस इज द एटियोलॉजी ऑफ योर बर्न, दैट इज योर कॉजेज ऑफ बर्न। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। तो बर्न को अपन कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो क्लासिफाई बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ टिश्यू डिस्ट्रक्शन, मतलब कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। फर्स्ट डिग्री सुपरफिशियल, सेकेंड डिग्री पार्शियल थिकनेस, थर्ड डिग्री फुल थिकनेस एंड फोर्थ डिग्री। सो बेसिकली इतने अपन क्लासिफिकेशन है किसके? बर्न के। क्लासिफाइड किस बेसिस पे कर रहे हैं अपन? कितना अंदर तक जला है, दैट इज योर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डीप, मतलब कितना डेप्थ है इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, डेप्थ ऑफ टिश्यू डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट देखो देखो क्या होता है। तो देखो फर्स्ट डिग्री में क्या होगा? सुपरफिशियल, मतलब एपिडर्मिस से इन्वॉल्व हो रही है। देखो ऐसे ट्रिक बनाते हैं इसका, फर्स्ट एपी, सेकंड एपिडर, थर्ड एपिडर डिस्ट्रॉयड एंड फोर्थ मसल एंड बोन। सो दिस इज योर शॉर्टकट ट्रिक टू रिमेंबर द डिग्रीज ऑफ बर्न, ठीक है। फर्स्ट एपी, सेकेंड एपिडर, थर्ड एपिडर डिस्ट्रॉयड एंड फोर्थ इन्वॉल्व्स मसल एंड बोन। सो दिस इज योर शॉर्टकट। क्या क्या फीचर, क्या क्या कैरेक्टर देखने को मिलते हैं? देखो फर्स्ट डिग्री बर्न में रेडनेस होगा, पेन होगा, ब्लिस्टर नहीं होंगे और बिना स्कार के हील हो जाएगा क्योंकि सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व हुई है, ठीक है। इसमें क्या होगा? सेकेंड डिग्री में ब्लिस्टर फॉर्म होंगे, पेनफुल होगा और हील्स विद और विदाउट स्कार। जरूरी नहीं निशान पड़े और कई बार निशान पड़ भी जाता है सेकेंड डिग्री बर्न में, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड डिग्री या फुल थिकनेस, जिसमें कि पूरी की पूरी डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों डिस्ट्रॉय हो जा रही है। इसमें क्या मिलेगा? चार्ड,
पेनलेस नर्व डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये डर्मिस तक इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, डर्मिस भी डिस्ट्रॉय हो जा रही है, तो वहाँ की जितनी नर्व्स है वो सारी की सारी डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, इसलिए ये पेनलेस होता है। जब नर्व ही डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, तो पेन होगा वहाँ पे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि नर्व ही तो सेंसेशन का काम कराती है ना, पेन रिसेप्टर्स, ठीक है, पूरा पेन रिसेप्शन कराना, कोई भी सेंसेशन कराना, सब काम किसका है? नर्व्स का है। अब नर्व ही डिस्ट्रक्ट हो गई तो वहाँ पे पेन नहीं होगा, और वहाँ पे ग्राफ्टिंग रिक्वायर होती है, वहाँ अपने अलग से टिश्यू निकाल के हमें लगाने होते हैं, ठीक है। 4th डिग्री में इन्वॉल्व मसल एंड बोन, कार्बोनाइजेशन एंड लाइफ थ्रेटनिंग, यहाँ पे क्या होगा, पूरा कार्बोनाइज हो जाएगा, पूरे कार्बन भर जाएगा, ठीक है, कहाँ? अपने मसल्स और बोन पूरी की पूरी जल जाएंगी, राख हो जाएंगी, ये समझो, ठीक है, ये 4th डिग्री बर्न है। नेक्स्ट, वेलेस रूल ऑफ 9, मोस्ट कॉमन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये तुम्हारे सर्जरी में भी आने वाला है, ये तुम्हारा एफएमटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो कैसे इन्वॉल्व होता है अपना टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जो अपना TBSA है, इन्वॉल्व इन एडल्ट्स। देखो एडल्ट्स का और जो बच्चे होते हैं उनका दोनों का अलग अलग है TBSA, ठीक है। तो ये यूज करते हैं अपन कि कितना % ऑफ बर्न हुआ है, मतलब कितना बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। हेड नेक का अपन 9% लेते हैं, अपर लिम्ब का ईच, ठीक है, ईच अपर लिम्ब अपना कितना है? 9% है। ईच लोअर लिम्ब अपना 18% है। एंटीरियर ट्रंक मतलब जो धड़ का सामने वाला हिस्सा है, ठीक है, वो अपना 18% है। पोस्टीरियर मतलब जो पीछे वाला है वो भी 18% है। और पेरिनियम जो अपना जेनाइटल एरिया है वो अपना 1% है। तो ये है तुम्हारा टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं चिल्ड्रन में, तो लेन एंड ब्रॉडर चार्ट इज मोर एक्यूरेट, तो ठीक है, ये याद रखना। फिर कॉजेज ऑफ डेथ इन बर्न, अब देखो क्या क्या वजह हो सकती है डेथ होने की बर्न के केसेस में। तो इमीडिएट न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से, एस्फेक्सिया इन क्लोज स्पेस बर्न, मान लो कमरे में आग लग गई हो और पर्सन वहां पे जरूरी नहीं जल के ही मरा होगा, पूरी तरह से धुआं भर गया होगा, उसके बाद वो मर के भी जला होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एस्फेक्सिया की वजह से भी डेथ हो सकती है, ठीक है, सफोकेट हो जाएगा, उसके पूरे लंग्स में क्या होगा, उस कंडीशन में अपने को जो धुआं है वो फ्यूम दिखाई देगा उसका, ठीक है, कार्बन दिखाई देगा क्योंकि उसने इनहेल कर लिया है। नेक्स्ट है अपना इमीडिएट, ये तो अपन ने देख लिया। फिर अर्ली में हाइपोवॉल्मिक शॉक, अब बॉडी से फ्लूइड लॉस होने लग जाएगा, सेप्सिस की वजह से हो जाएगा। एक्यूट रीनल फेलियर, डर, बहुत ज़्यादा डर जाएगा, एड्रेनलिन रिलीज होंगे, ठीक है। उसके बाद लेट में इन्फेक्शन और सेप्सिस की वजह से और मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से, इतने सारे कॉजेज है अपने डेथ के इन केस ऑफ बर्न, ठीक है। अब देखो अगर अपन पोस्टमार्टम करते हैं, मोस्टली देखा जाता है डाउरी डेथ के केसेस में, अगर फीमेल ने डाउरी फुलफिल नहीं की उसे जला के मार दिया जाता था, मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया सिंस वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस ऑफ बर्न्स, एक्सटर्नल साइन क्या क्या देखने को मिलेंगे, एक्सटर्नली मतलब क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो चार्ड और कॉन्ट्रैक्टेड बॉडी, जिसको अपन पिल्गिस्टिक एटीट्यूड भी बोलते हैं, ड्यू टू हीट इंड्यूस मसल्स कोगुलेशन, मतलब ऐसी अक्कड़ सी जाएगी कॉन्ट्रैक्टेड बॉडी, जिसको अपन बोल देते हैं पिल्गिस्टिक एटीट्यूड। तो ये भी शॉर्ट नोट में आता है। अभी मैं सारे लॉन्ग पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं सारे शॉर्ट पढ़ाऊंगी, तो वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अपन करने वाले हैं कवर बाकी के लॉन्ग आंसर्स, और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर्स। तो सारे लॉन्ग कवर कराऊंगी, उसके बाद सारे शॉर्ट भी कवर कराऊंगी। वीडियो एंड तक जरूर देखना और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। सो लाइन ऑफ रेडनेस और वेसिकेशंस एट बर्न मार्जिन, मतलब अपने को पता चलता है कि यहीं से यहीं तक जला, इसके आगे जला नहीं है, ठीक है। सूड ऑफ नॉस्ट्रल्स ए नॉस्ट्रल्स और माउथ इन फ्लेम बर्न्स, और यहाँ पे क्या दिखाई देगा, ऐसे काला सा धुआं सा, मतलब जलने के बाद जो मार्क बन रहा है ना वो दिखाई देगा, कहाँ पे, नॉस्ट्रल्स और माउथ में, वहाँ पे धुआं जम जाता है क्योंकि, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना काला काला सा जम जाता है, दैट इज योर सूट, ठीक। ब्लिस्टर्स कंटेन प्रोटीनेशियस फ्लूइड, और जो ब्लिस्टर्स होते हैं उसमें कैसा होता है, प्रोटीनेशियस फ्लूइड होता है, प्रोटीन कंटेंट वाला फ्लूइड पाया जाता है। क्लोराइड कंटेंट बढ़ जाएगा इन एंटीमॉर्टम बर्न्स, एंटीमॉर्टम मतलब मरने से पहले वाले जो बर्न का जो साइन दिख रहा है उसमें अपने को क्लोराइड का कंटेंट ज्यादा मिलेगा, ठीक। अब देखते हैं इंटरनल साइन में, तो सूट इन एयरवे, जो धुआं है वो लंग्स में एयरवेज में भर जाएगा, इंडिकेट्स इनहेलेशन एंड एंटीमॉर्टम बर्न, मतलब बंदा बाद में मरा है, पहले वो वहां पे आग लग चुकी थी, उसके धुआं भर चुका था, किसी ने आग लगा के मारा है उसको, ठीक है, वो जिंदा था, ठीक। देखो दो केसेस होते हैं, पहला केस है तुम्हारा
जिंदा जला के मारना और दूसरा है मारने के बाद जला देना। तो पहले वाले में क्या हो रहा है कि पर्सन जिंदा था, अलाइव। ठीक, जब पर्सन अलाइव था तो क्या होगा, वो इनहेल करेगा। ठीक, तो उसके जो एयरवेज है, लंग्स है, ठीक है, जो नॉस्ट्रल्स है, वहां पे अपने को धुआं का जो अंश होता है ना, पूरे कार्बन पार्टिकल्स वो दिखाई देंगे, दैट इज योर सूट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, अगर उस बंदे को मतलब मरने के बाद जलाया गया है तो उसका एयरवे क्लीन मिलेगा, उसने इनहेल किया ही नहीं। अब मरा हुआ बंदा क्या इनहेल करेगा, तुम उसे मारने के बाद जला रहे हो सबूत मिटाने के लिए, है ना। सो दैट इज योर एंटीमॉर्टम बर्न। ठीक है, और पोस्टमार्टम मतलब जो मरने के बाद जलाया जाता है। ठीक, सो दिस इज योर बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमार्टम बर्न। सो चेरी रेड डिस्कलरेशन इन सीओ पॉइजनिंग, और अपने को चेरी रेड डिस्कलरेशन किस में देखने को मिलता है, कार्बन ऑक्साइड की पॉइजनिंग में। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में अपने को चेरी रेड डिस्कलरेशन मिलता है। ठीक है, हीट हिमेटोमा इन स्कल्स में मिमिक एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, और अपना जो हीट की वजह से स्कल में जो हिमेटोमा हो जाता है, ठीक है, उसकी वो कैसा मिमिक करता है, किस तरह का दिखाई देता है, तुम्हारे जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज की तरह, यहाँ पूरा ब्लड फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर, ऐसा मिमिक करता है कौन, अपना हीट हिमेटोमा। ठीक, तो ये तुम्हारे इंटरनल फाइंडिंग्स थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट इसका। तो देखो एफएमटी का पेपर है, मेडिको लीगल नहीं लिखे तो फिर क्या लिखे, है ना। तो डेफिनेशन लिखना है, कैरेक्टर्स लिखना है, एंटीमॉर्टम पोस्टमार्टम चेंजेस लिखने हैं। ठीक है, उसकी पूरी क्लिनिकल फीचर्स, मतलब जो भी तुमने को एग्जामिन करने पे दिखाई देगा वो सब कुछ लिखना है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में क्या है, कॉज कैसे हुआ, एक्सीडेंट से, सुसाइड से, होमिसाइडल है, मोटिव क्या है, डाउरी डेथ है, डोमेस्टिक वायलेंस, ऑनर किलिंग है, आइडेंटिफिकेशन may be difficult if body is charred, dental DNA bone analysis is used. Viability of fetus in pregnant burn victims, uterus may be spread if early pregnancy. ठीक है, फेक वर्सेस रियल बर्न, मान लो फेक बर्न है या रियल बर्न है, तो उसमें पता कर सकते हैं कि किस तरह से बर्न हुआ है, मतलब जो अपने को साइन मिलेंगे, जैसे कि रियल बर्न शोज लाइन ऑफ रेडनेस, असली बर्न जो होते हैं उसमें को क्या मिलेगा देखने को, रेड लाइन। ठीक है, रेडनेस दिखाई देगी, वेसिकल्स विथ एल्बुमिन, और अपने को फफोले दिखाई देते हैं एल्बुमिन के साथ, और फेक वाले में नहीं मिलेगा। ठीक है, एंटीमॉर्टम वर्सेस पोस्टमार्टम बर्न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं डॉरी डेथ एंड बर्न्स। तो इफ वुमेन डाइज विद इन 7 years ऑफ मैरिज अंडर सस्पिशियस बर्निंग, अगर 7 साल के अंतर्गत कोई भी वुमेन सस्पिशियस ढंग से जली हुई मिलती है मैरिज के, ठीक है, तो आईपीसी सेक्शन 304 बी और आईपीसी सेक्शन 398 ए के तहत वहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा या उसको न्याय दिया जाएगा। 304 बी क्या है, अपना डाउरी डेथ है, और 498 ए अपना क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव है। तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इज मैंडेटरी इन द केस ऑफ डाउरी डेथ। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है इसका, बेसिकली बस एबीसी याद रखना, आईवी याद रखना, पेन मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक और डर्बिटमेंट एंड स्किन ग्राफ्ट फॉर 3rd-degree बर्न। तो ये बेसिक सा रूल है। और अपने को आईवी फ्लूइड कैसे देना है, पार्कलैंड फॉर्मूला यूज करना है, 4 ml इंटू द टोटल बॉडी सरफेस एरिया इंटू बॉडी वेट इन केजी, ये अपना फॉर्मूला होता है, पार्कलैंड फॉर्मूला, जिसके तहत अपने को उस पर्सन को बर्न के केस में ट्रीटमेंट देना। सो हियर इज द कंक्लूजन, burn injuries are significant in both clinical and medical legal fields. Determining the cause, manner and extent of burns plays a vital role in forensic investigations, especially in case of homicide, suicide and dowry deaths. तो इस तरह से क्या है, अपने को पूरे का पूरा बर्न एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल लीगल एक इन्वेस्टिगेशन है अपना, बर्न कैसे हुआ, क्यों मारा गया, कैसे जली, कब जली, क्यों जला, क्यों जलाया गया, मरने के पहले जला दिया गया था या जिंदा जलाया गया था या मरने के बाद जलाया गया है बॉडी को। सो देखो बांग्लादेश में अभी अभी केस हुआ है, एक पर्सन को, हिंदू पर्सन को जिंदा जलाया गया है, दैट मीन्स वो अलाइव था, दैट वाज योर एंटीमॉर्टम बर्न। ठीक है, जब उसको जलाया गया वो जिंदा था। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के लिए, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, और किस टाइप की डेथ हुई है ये पता करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को बर्न पढ़ना। ठीक, नेक्स्ट है अपना स्टैब वुंड। तो स्टैब मतलब बस घोप दिया। स्टैब वुंड इज अ टाइप ऑफ पेनिट्रेटिंग वुंड। कैसा वुंड है ये, पेनिट्रेटिंग, मैंने बताया घोप दिया। ठीक है, प्रोड्यूस बाय अ शार्प पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट सच एज नाइफ, डैगर, स्क्रू ड्राइवर और आइस पिक।
वेयर द डेप्थ ऑफ द वुंड इज ग्रेटर देन इट्स लेंथ और ब्रेथ ऑन द सरफेस। और यहाँ पे वुंड जो हो रहा है, जो घाव हो रहा है, वो कैसा है, जो भी अपना औजार यूज हो रहा है उससे ज़्यादा गहरा। पहले तो औजार कैसा है, अपना पॉइंट है, पॉइंटेड है, शार्प तो है ही, साथ क्या पॉइंटेड है, तब तो घुसेगा। ठीक है। और इस तरह से अपना क्या है, ये स्टेप वुंड की डेफिनेशन हुई है। ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी तो कैसे हो रही है, कॉज बाय थ्रस्टिंग एक्शन ऑफ अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। ऐसे थ्रस्ट के साथ, एक पूरी ताकत के साथ अचानक से, मतलब बोलते हैं ना, घोप दिया। ठीक। सो बेसिकली इस तरह का जब थ्रस्ट यूज होता है, एक धक्का, एक फोर्स लग रहा है, तो उसको अपन बोल देते हैं थ्रस्टिंग एक्शन। ठीक है। किससे यूज हो रहा है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से यूज हो रहा है। ठीक है। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है मारने के लिए। द वेपन एंटर्स डीपली ऑफन डैमेजिंग इंटरनल ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर। और इतना अंदर तक जा रहा है वो वेपन कि अंदर तक जाके पूरे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन तक को डैमेज कर दे रहा है। ठीक है। Edges are usually clean cut but may show irregularities depending on the shape of the weapon. Edges तो clean cut दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो वेपन था कैसा था, शार्प था, पॉइंटेड था। बट इरेगुलरिटीज कैसे पता चलेगी, कि मान लो अब चाकू भी अलग अलग तरह की आती हैं। ठीक है। खंजर भोंका, तलवार भोंका, चाकू भोंका, किससे मारा, कैसे मारा। ठीक है। तो मैटर करता है कि वेपन क्या था, उसके अकॉर्डिंग अपने को कट में इरेगुलरिटीज देखने को मिलेंगी। ठीक। फिर फीचर्स ऑफ स्टैप वुंड। अब स्टैप वुंड के फीचर्स क्या क्या हैं, तो देखो शेप, एज, मार्जिन, डेप्थ, डायरेक्शन, टेलिंग, हैमरेज, नंबर और टिश्यू डैमेज, इतने सारी चीजें अपन फीचर्स में देखेंगे। तो देखो शेप कैसा होता है इसकी, टिपिकली स्लिट लाइक और स्पिंडल शेप। अब ये कैसा होगा, ऐसा चाकू या तलवार घुसाओगे तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा, क्योंकि शार्प पॉइंटेड तो है ही है, साथ में कैसा है, ऐसा स्लिट लाइक दिखाई दे रहा है, स्लिट लाइक और स्पिंडल शेप दिखाई देगा। क्लीन कट है, एकदम सही सी बात है। कट कैसा है, क्लीन है, मार्जिन एकदम वेल डिफाइंड है। ठीक है। वेल डिफाइंड मार्जिन है। मे शो एब्रेशंस और ब्रूजिंग्स इफ वेपन इज ब्रॉड। और वहाँ पे एब्रेशंस और ब्रूजिंग्स भी दिख सकती है अगर वेपन चौड़ा होगा ज़्यादा, तो जैसे तलवार। ठीक है। मे बी गैपिंग डिपेंडिंग ऑन स्किन टेंशन एंड वेपन टाइप। अब देखो किसी की स्किन लूज होती, किसी की टाइट होती, तो और अलग अलग वेपन के अकॉर्डिंग मार्जिन अपन को डिपेंड करती है गैपिंग। ठीक है। डेप्थ ग्रेटर देन द लेंथ एंड द वेथ ऑफ बाउंड। और इसकी डेप्थ कैसी होगी, जो अपना वेपन यूज हो रहा है उसकी लेंथ और वेथ से ज़्यादा डेप्थ होगी उसकी। ठीक है। डायरेक्शन कैसा होगा, इंडिकेट्स एंगल ऑफ एंट्री इन पोजीशन ऑफ अटैकर्स एंड विक्टिम। और अपन पता कर सकते हैं कि किस एंगल से मारा वेपन घुसा, तो ठीक है, पोजीशन ऑफ अटैकर, अटैकर कहाँ खड़ा था और विक्टिम कैसे खड़ा था, तो इस तरह से अपन डायरेक्शन पता कर सकते हैं उसका वुंड देखकर। फिर टेलिंग इफ प्रेजेंट्स हेल्प्स डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और अगर वहाँ पे टेलिंग है, पूंछ पता चल रही है उसकी, तो अपन बता सकते हैं कि उसने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था। नेक्स्ट है अपना हैमरेज। सो ऑफन प्रोफ्यूज ड्यू टू वस्कुलर और ऑर्गन इंजरी। और बहुत ऑफन है, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, ऑर्गन तक बात जा रही है, वेस्कुलर्स पूरे के पूरे रप्चर होंगे और खून तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है। नंबर मल्टीपल वुंड में सजेस्ट होमिसाइडल असॉल्ट। और अगर बहुत ज़्यादा वुंड दिख रहे हैं तो वहाँ सिंपल सी बात है कि वो होमिसाइडल असॉल्ट हो सकता है। फिर टिश्यू डैमेज, इंजरी टू अंडरलाइंग मसल्स, ब्लड वेसल्स, ऑर्गन, एग्जाम्पल लंग, हार्ट, लीवर और इंटेस्टाइन भी डैमेज हो जाती है इसमें। ठीक है। अब देखो मारने वाला तो नहीं देखता ना, इंटेस्टाइन में मार रहा हूँ कि लीवर में मार रहा हूँ कि लंग्स में मार रहा हूँ, उसको तो बस मारने से मतलब है ना। फिर टाइप ऑफ स्टैब वुंड्स, पेनिट्रेटिंग, परफोरेटिंग, इंसिस्ड स्टैब वुंड और मल्टीपल स्टैब वुंड। सो एंटरिंग बॉडी कैविटी बट नॉट एग्जिटिंग। अब देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है, ये एक बॉडी है, ठीक, चक्कू मारा गया, यहाँ तक रह गई, बट इस बॉडी के बाहर नहीं निकली। सो दिस इज योर पेनिट्रेटिंग वुंड। परफोरेटिंग मतलब एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों है, तलवार घुसा दी बंदे ने, तो एंट्री तो हुई और एग्जिट भी हुई, दैट इज योर परफोरेटिंग। वेयर द वेपन कट्स व्हाइल एंटरिंग, शोइंग बोथ स्टैब एंड इंसिस्ट वुंड फीचर। अब इंसिस्ट स्टैब वुंड क्या होगा, यहाँ पे इंसिशन भी दिख रहा है, कट मार्क भी दिख रहा है, और क्या मिल रहा है, स्टैब वुंड भी दिख रहा है। ठीक है। कटा तो है, साथ में घोपाया भी है, तो इसको अपन बोल देते हैं इंसिस्ट स्टैब वुंड। और मल्टीपल स्टैब वुंड बस वही घपा घोप दिए, दिस इज योर मल्टीपल स्टैब वुंड। ठीक है। कॉमन वेपन क्या क्या है, बस नाइफ, डैगर, स्क्रू ड्राइवर, सीजर, आइस पिक और ब्रोकन ग्लास। तो ये सारी चीज़ें
यूज़ होती है जनरली स्टैबिंग के लिए। तो आप किससे भोंक के मारना चाहेंगे? ये सवाल हम करेंगे क्रिमिनल से, ठीक है? ये हम नहीं करेंगे, ये पुलिस करेगी। हम डॉक्टर हैं यार, हमें सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से मतलब है ना? डिफरेंसेस फ्रॉम इंसिस्ट वुंड, और देखो स्टैब वुंड और इंसिस्ट वुंड में क्या डिफरेंस है, तो ये भी आ जाता है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने लिख दिया है आपके लिए। तो देखो सिंपल सी बात है, इसकी डेप्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी स्टैब वुंड की, और उसमें लेंथ कम होगी। इंसिस्ट वुंड की लेंथ ज़्यादा होगी और डेप्थ कम होगी, ठीक है? देखो ये जो है ज़्यादा अंतर तक जाएगा, बट इसकी लेंथ क्या होगी, ये जो लेंथ है वो कम होगी, और इसकी क्या होगी, लेंथ ज़्यादा होगी और डेप्थ कम होगी, क्योंकि इंसिस्ट वुंड है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉज बाय पॉइंटेड वेपन, कॉज बाय शार्प एज वेपन, ठीक है? यहाँ पे वेपन कैसा पॉइंटेड है क्योंकि घोंपने के काम आ रहा है, और यहाँ पे कैसा शार्प एज है, काटने के काम आ रहा है। इंटरनल ऑर्गन्स ऑफन इंजर्ड एंड सुपरफिशियल रेयरली इंजरीज, इंजरीज ऑर्गन्स, मतलब यहाँ पे रेयरली क्या होता है, ऑर्गन इंजर्ड होते हैं, यहाँ पे ऑफनली मतलब बहुत ज़्यादातर ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन से। मार्जिन्स में नॉट बी एज क्लीन एंड रेगुलर मार्जिन्स, अब इसमें कैसी होगी मार्जिन, ऑब्वियस सी बात है कट है तो कट में ज़्यादा क्लियर दिखेगी, इस टैब में क्लियर नहीं दिखाई देती है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, बस सिंपल सी बात है, मैनर ऑफ इंजरी, अपने को क्या क्या पता करना है यहाँ पे, मैनर ऑफ इंजरी होमिसाइडल सुसाइडल या एक्सीडेंटल है, ठीक है? तुम जाके चाकू पे गिर रहे हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है? तुम जाके तलवार पे गिर रहे हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, दैट इज योर एक्सीडेंटल डेथ। सुसाइडल, मरना था, गला काट लिया खुद का खुद से, रेयर है, बहुत दम चाहिए बंदे में ऐसा करने की, बट कुछ महान लोग हैं ये करके दिखाते हैं, ठीक है? वो अपना गला खुद काट भी लेते हैं, ठीक है? खुद को चाकू भोंक के मार लेते हैं, भैया दम है उनमें, ठीक है? होमिसाइडल, किसी ने तुम्हें मार दिया हो घर में, बहुत ज़्यादा अति कर रहे थे, ठीक है? वेपन आइडेंटिफिकेशन, साइज शेप डेप्थ कैन हेल्प इन्फर द वेपन टाइप, और अपन वेपन का पता कर सकते हैं कि किस वेपन से मारा है, नंबर इन डायरेक्शन, डिफेंस वुंड है या किस तरह का है, ठीक है? नेक्स्ट है क्लोथिंग एग्जामिनेशन, टाइम सिंस इंजरी, कब घोपा गया चाकू, ठीक है? फेटैलिटी डिपेंड्स ऑन ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, हार्ट लंग लीवर, अगर वाइटल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे तो मरना निश्चित है, ठीक है? फिर होमिसाइडल स्टैब वुंड में बस वही है, मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है, मल्टीपल वुंड्स दिखते हैं, डीप और फोर्सफुल होते हैं, इरेगुलर पैटर्न होते हैं, डिफेंसिव वुंड ऑफन प्रेजेंट होता है, जनरली डिफेंसिव वुंड पाया जाता है, यूजुअली ऑन चेस्ट एब्डोमेन एंड नेक, ठीक है? और सुसाइडल और स्टैब वुंड में क्या देखने को मिलेगा, सुसाइडल स्टैब वुंड में सिंगल होता है, एक ही बार चाकू मार पाएगा, दोबारा में वो मारने के लिए बचेगा नहीं खुद को। एसेसिबली बॉडी पार्ट जैसे कि चेस्ट और एब्डोमेन में देखो सबसे इजी होता है, छाती में चाकू होगा ना, या पेट में चाकू भोंक के मरना, ठीक है? हेजिटेशन मार्क में भी सीन, और हेजिटेशन मार्क भी देखने को मिल सकता है, बंदा खुद को बचाने की कोशिश करता है जब वो चाकू अंदर घुस जाती है, ठीक है? तो हेजिटेशन मार्क भी देखने को मिल जाएगा, रेयर कंपेयर टू इंसिस्ट वुंड, ठीक है? नेक्स्ट है अपना एक्सीडेंटल स्टैब वुंड, यूजुअली साइड्स में होता है, जो जैसे कि इम्पैलमेंट ड्यूरिंग फॉल, जैसे छत से गिर गए और कहीं लटक गए खीले में, या मतलब खीले नहीं बोल सकते, रॉड वॉड या ऐसे बहुत धारदार चीज़ में तुम फंस गए जाके, ठीक है? पोस्टमार्टम अपेयरेंस में मार्जिन्स आर शार्पली डिफाइंड, नो एक्टिव ब्लीडिंग और नो क्लॉटिंग, ठीक है? तो ये था तुम्हारा पेल और वुंड बेड। पेल कैसा दिखाई देगा, मतलब वुंड बेड जो होगा, जो घाव का एरिया होगा वह कैसा होगा, पेल हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ वाइटल रिएक्शंस। तो ये सारा तुम्हारा था क्या, स्टैब वुंड। हियर इज द कंक्लूजन, स्टैब वुंड्स आर शॉर्ट फोर्स injuries with major medical legal significance. Proper documentations and interpretations are essential to determine the manner of injury, the type of weapon, and assist in criminal investigation. तो criminal investigation में basically ये यूज़ होने वाली चीज़ है। मेडिकल सिग्निफिकेंस इसका इतना ही है कि कैसे मारा, कब मारा, कौन सा वेपन यूज़ करके मारा गया है, ठीक है? कितना डीप मारा है, तो बेसिकली यही सारी चीज़ों के लिए अपन स्टैब वुंड बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है अपना डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग एंड डेड। तो बेसिकली अपन कैसे पता करेंगे एक लिविंग और डेड में कि कौन सी पॉइजनिंग हुई है? देखो लिविंग बंदा जिंदा है तो अपन को उसके वाइटल्स साइन एंड सिम्टम्स सारे सब कुछ दिखाई देंगे, बट अगर बंदा मर गया है तो कैसे पता करेंगे उसको कौन सी पॉइजनिंग देके मारा गया है? सो देयर इट इज, पहला देखो इन द लिविंग पर्सन क्लिनिकल डायग्नोसिस, पहले हिस्ट्री लेंगे, साइन एंड सिम्टम देखेंगे, उसकी लैब टेस्ट कराएंगे और अदर क्लूज से अपन पता करेंगे। फिर अगर मान लो बंदा मरा हुआ है तो एक्सटर्नल फाइंडिंग्स देखेंगे, इंटरनल फाइंडिंग्स देखेंगे, केमिकल एनालिसिस करेंगे, और अगर पॉइजनिंग मिलती है, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग डेथ है, तो उसके विस्टा को प्रिजर्व करेंगे, ठीक है?
तो ये है तुम्हारा डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग इन डेड। देखो ये शॉर्ट नोट में भी आता है, 5 मार्क्स में भी आता है, 10 मार्क्स में भी आता है, तो डिफरेंस बिटवीन ही आता है इसका, तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हिस्ट्री देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इनहेलेशन से हुआ है, इंजेक्शन से हुआ है, किस तरह से उसको पॉइजनिंग हुई है, कैसे उसने पॉइजन लिया है, अगर कोई सुसाइडल नोट प्रेजेंट है तो वो देखेंगे, एम्प्टी कंटेनर्स या केमिकल स्मेल या टाइम सिंस एक्सपोजर, मतलब कब एक्सपोज हुआ है बंदा उस पॉइजन से, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे हिस्ट्री में उसकी, ठीक। सिम्टम एंड साइन में देखेंगे अपन उसका CNS, GIT, CVS, रेस्पिरेटरी, आईज, स्किन, सब कुछ देख डालेंगे उसका, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ पॉइजन जैसे कि अपना CNS पॉइजन कौन कौन से अपना देखो, OBO, CNS, GIT, AC, CVS, AD, रेस्पिरेटरी, CMC, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड, ठीक है। आईज अपना एट्रोपिन और अपना ओपियम, और ऑर्गेनोफॉस्फेट और कोरोसिव्स अपने स्किन पॉइजन के लिए होते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, सिम्टम क्या क्या आएंगे, अगर CNS पॉइजनिंग है तो अब देखो अगर नर्व्स में इफेक्ट हो रहा है, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर बात सेंट्रल नर्वस सिस्टम की आ रही तो क्या क्या देखने को मिलेगा, ड्राउजीनेस, कोमा और कन्वर्जन्स देखने को मिलेंगे। GIT बस वॉमिटिंग, डायरिया और एब्डोमिनल पेन। CVS में अपना एरिथमियाज और हाइपोटेंशन। रेस्पिरेटरी में डिस्निया और हाइपोक्सिया, ठीक है। और अपना आईज में मेयोसिस और मैट्रियसिस, और स्किन में अपने को स्वेटिंग और बर्न और रैशेस दिखाई देगा, तो ये अपना साइन एंड सिम्टम हो गए, ठीक है। अब ब्लड टेस्ट में क्या क्या देखने को मिलेगा, ब्लड, यूरिन, गैस्ट्रिक लेवाज फ्लूइड में एग्जामिनेशन करेंगे, केमिकल एनालिसिस करेंगे, सीरम कोलेस्टेट्स में ऑर्गेनोफॉस्फेट पता करते हैं अपन, देखते हैं, ठीक है। और ब्लड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पता करते हैं किसमें, अपना कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में, ठीक है। और ड्रग स्क्रीनिंग करेंगे टॉक्स पैनल से, और ये सारा का सारा था तुम्हारा लैब टेस्ट। अदर क्लूज जैसे कि ऑर्डर, गार्लिक इन फॉस्फोरस एंड और आर्सेनिक पॉइजनिंग में अपने को गार्लिक ऑर्डर मिलती है। बिटर आमंड इन साइनाइड, साइनाइड पॉइजनिंग में कैसी ऑर्डर आती है बॉडी से, बिटर जो आमंड, जो देखना बादाम थोड़े से कड़वा जाते हैं ना, अजीब सी स्मेल आती है, वैसे ये महकने लगते हैं, ठीक है, इनकी बॉडी से ऐसी ऑर्डर आएगी, ठीक है। स्पेसिफिक डिस्कलरेशन ब्लू ग्रीन इन कॉपर, जैसे कि कॉपर की रास्टिंग होती है तो दिखाई देता है कॉपर, बस वैसे ही उसकी स्किन भी दिखाई देने लगती है पेशेंट की, ठीक है। नाउ इन द डेड पर्सन, अब ये तो जिंदा में पता कर लिया कि कौन सी पॉइजनिंग हुई है, अगर मान लो तुम्हारे पास डेड बॉडी आती है और तुम्हें बताना है उसका पोस्टमार्टम करके कि कौन सी पॉइजनिंग का केस है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल फाइंडिंग में क्या क्या देखोगे तुम, बंदे की डेथ पॉइजनिंग से हुई है नहीं है, ठीक है, और तुम्हें क्या बताना है कि कौन से पॉइजन से हुई है। फ्रॉथ एट द माउथ और नोज, ऑर्गेनोफॉस्फेट और ओपियम पॉइजनिंग में झाग देखने को मिलेगा। बर्न ऑन लिप्स और माउथ, कोरोसिव पॉइजनिंग में बंदा एसिड पी के मर गया है या पिला के किसी ने मार दिया है। स्टेनिंग, ब्लूइश और ब्लूइश इन कॉपर एंड ब्राउन इन नाइट्रिक एसिड। और राइगर मोर्टिस और अर्ली और डिलेड डिपेंडिंग अपॉन द पॉइजन। अब देखो अलग अलग पॉइजनिंग के केसेस में राइगर मोर्टिस जल्दी और डिलेड देखने को मिलता है, ठीक है। इंटरनल फाइंडिंग्स में अपना कंजेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ऑर्डर इन स्टमक कंटेंट्स और ओपनिंग बॉडी कैविटीज, corrosion in GIT, acids and alkali, characteristic color changes, example red in carbon monoxide poisoning, dark brown in nitrate and nitrite poisoning। तो कैसे दिखाई देगा, कलर चेंज होगा, रेड दिखाई देगा अपना कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में, और डार्क ब्राउन दिखाई देता है नाइट्राइट और नाइट्रेट की पॉइजनिंग में। केमिकल एनालिसिस करेंगे, मरने के बाद भी करेंगे, विस्रा और बॉडी फ्लूइड्स को प्रिजर्व कर लेंगे टॉक्सिकोलॉजी के लिए, और डिटेक्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे कि कौन से टाइप का पॉइजन यूज हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अगर अपने को पता चल जाता है कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस है, पॉइजनिंग की वजह से डेथ हुई है, ठीक है, ऐसा हमें लगता है, सस्पेक्ट है, उस कंडीशन में अपने को स्टमक कंटेंट्स प्राइमरली साइट ऑफ इंजेक्शन पॉइजन, जो अपना स्टमक है, ठीक है, वो अपन उसके सारे कंटेंट प्रिजर्व करेंगे। फिर अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के जो नियरली 30 सेंटीमीटर विद कंटेंट्स पूरी की पूरी उतनी काट के अलग करके रख लेंगे। फिर अपना नियर अबाउट 500 ग्राम ऑफ लीवर, लीवर का 500 ग्राम प्रिजर्व करेंगे ऑर्गन का फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज ऑफ पॉइजन, ठीक है। और नियरली अपना ब्लड अपना 10 से 20 ml अपन प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। और किडनी हाफ ऑफ ईच, दोनों की आधी आधी अपन प्रिजर्व कर लेंगे। नेक्स्ट है अपना यूरिन 30 से 50 ml,
ठीक है। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, देखो डिटेक्शन ऑफ एक्सक्रीटेड पॉइजन और मेटाबोलाइट्स, क्या क्या निकला यूरिन में वो भी अपन पता कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव यूज हुए हैं, उसका भी अपन यूज करके अपन बॉडी को उसका जो पॉइजन है वो प्रिजर्व कर लेंगे, ठीक है। प्रिजर्वेटिव एक्सेप्शंस क्या क्या है, क्या क्या प्रिजर्वेटिव नहीं यूज करने हैं। डू नॉट यूज स्पिरिट इन द फॉलोइंग, स्पिरिट का इस्तेमाल अल्कोहल, कार्बोलिक एसिटिक, क्लोरोफॉर्म, ईथर और फॉस्फोरस पॉइजनिंग में नहीं करना है प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। इन दिस यूज सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड और थाइमोल एज अल्टरनेटिव प्रिजर्वेटिव्स। इस कंडीशन में अगर इतने सारे सब्सटेंस अपने को पता चलते हैं कि ये वाले पॉइजन यूज हुए हैं, उस कंडीशन में अपने को सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड और अपना थाइमोल यूज करना है प्रिजर्वेटिव के तौर पे। नेक्स्ट अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम है पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ विस्रा, ठीक है। और उसके बाद अपने को कस्टडी चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करते हुए अपने को इसको फॉरेंसिक साइंस लैब में भेज देना है, अपना काम खत्म एज ए डॉक्टर, ठीक है। हमने पोस्टमार्टम कर लिया, बता दिया कौन सी पॉइजनिंग है और भेज दिया एनालिसिस के लिए, ठीक है। डायग्नोसिंग पॉइजनिंग रिक्वायर्स क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, हिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजिकल एविडेंस इन डेथ्स ड्यू टू द सस्पेक्टेड पॉइजनिंग। केयरफुल विस्रा प्रिजर्वेशन इज एसेंशियल फॉर कंफर्मिंग द डायग्नोसिस एंड असिस्टिंग इन लीगल प्रोसीडिंग। तो देखो इतना इंपॉर्टेंट है अपना क्या चीज़, पॉइजनिंग का पता करना कि कैसे डेथ हुई, क्या हुआ, ठीक है। की फीचर्स इसके क्या क्या है, इट इज़ कॉज्ड बाय द बिंज ड्रिंकिंग और रैपिड इंजेक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल। तो बेसिकली बहुत सारे अपने तरीके हो सकते हैं कैसे कैसे अपना पॉइजनिंग हो रहा है। तो वीडियो पॉज कर लेना अगर तुम्हें ये लिखना हो तो, क्योंकि ये टाइम वेस्ट है, अभी तुम्हारे को मेरे को पास कराना इंपॉर्टेंट है। तो मैं बेसिकली उतना ही पढ़ाऊंगी जितना तुम्हारी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपना एक लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन गला दबा के मारना, ठीक है, फांसी लगाना। हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन में डिफरेंस क्या है बताना जरा, कमेंट करो। किसी को अगर स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग में डिफरेंस पता हो तो फटाफट से कमेंट करो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज, ठीक है। तो देखो बेसिकली इसका आंसर मैं लास्ट में दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पहले तो मुझसे कमेंट चाहिए कि तुम्हें कितना आता है, ठीक है। तो स्ट्रैंगुलेशन इज डिफाइंड एज कंप्रेशन ऑफ द नेक बाय अ लाइगेचर हैंड और अदर मीन्स। बस गला दबाने की बात है, कैसे दबाया जा रहा है, हाथ से दबा के दबाया जा रहा है, किसी बेल्ट से बांध के मारा जा रहा है, तो किसी भी तरह से, मान लो तकिया दबा के गला दबाया जा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से जब ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ब्लड वेसल का या एयर पैसेज का नेक में, यहाँ पे बताओ मैं तुम्हारे हाथ में फंदा लगा के मारूं या हाथ दबा के मारूं तो तुम मरोगे नहीं ना, मरोगे तो तभी ना जब तुम्हारा गला दबाऊंगी तो, है ना। तो बेसिकली जब हम बात करें स्ट्रैंगुलेशन की तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखता है, कंप्रेशन ऑफ नेक बाय अ लाइगेचर, किसी एक फंदे का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो तुम्हारा हाथ क्यों ना हो या कोई अदर मीन्स हो, ठीक है। अदर देन हैंगिंग, लटका नहीं रहे हो यहाँ पे तुम, अभी देखो तुम्हारा आंसर मिल गया तुमको, बिना लटकाए तुम जब गला दबा के किसी को मार रहे हो दैट इज योर स्ट्रैंगुलेशन, सिंपल, खत्म। डेफिनेशन समझ में आ गई। रिजल्टिंग इन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड और एयर पैसेज ऑफ द नेक लीडिंग टू सेरिब्रल हाइपोक्सिया, अनकॉन्शियसनेस एंड पोटेंशियली डेथ। सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो जाएगा, अपने ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा और पोटेंशियली उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये था तुम्हारा स्ट्रैंगुलेशन का डेफिनेशन, बहुत सिंपल सा इजी सा। अब देखो मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो लॉन्ग में मैकेनिज्म लिखना है तुम्हें, कैसे डेथ हो रही, कॉज ऑफ डेथ लिखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें मिस नहीं करनी है। देखो जितनी हेडिंग्स लिखोगे पहले तो पन्ने उतने भर जाते हैं, सिंपल सी बात है, फिर हेडिंग को तुम पॉइंट वाइज इलेबरेट करो, फिर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन करो, ऑटोमेटिकली पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा और पन्ने भी भर जाएंगे। और स्मार्ट वर्क करो यार, स्टडी इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क, मार्क्स स्कोर करना इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। कम कंटेंट में ज़्यादा पन्ने भरने की टेक्निक वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज योर सेरेब्रल हाइपोक्सिया। देखो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, डेथ यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेरेब्रल हाइपोक्सिया, एस्फेक्सिया, वेगल एनिवेशन एंड वेनस कंजेशन। तो इतने सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होने की वजह से पेशेंट की डेथ होती है, किसमें, स्ट्रैंगुलेशन में, ठीक है। सेरेब्रल हाइपोक्सिया ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ कैरोटिड आर्टरीज और जगुलर वेन्स। देखो कैरोटिड आर्टरी और जगुलर वेन का जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, ऑक्लूजन हो जाता है, दबा रहे हो, बंद हो गया, ठीक है, अब ब्लड पास नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपना ब्रेन में जो है ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होगी, ठीक है, दैट इज योर कॉल्ड हाइपोक्सिया, सेरेब्रल हाइपोक्सिया। एस्फेक्सिया मतलब ड्यू टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कंप्रेशन ऑफ ट्रेकिया और लैरिंग्स, बस दबा दिया तुमने सांस की नली, खत्म खेल।
वेगल एनिमेशन, प्रेशर ऑन कैरोटिड साइनस लीडिंग टू कार्डिक अरेस्ट। अब जो कैरोटिड साइनस है उसमें क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, कार्डिक अरेस्ट। नेक्स्ट है वेनस कंजेशन लीडिंग टू पेटेकियल हेमरेजेस, और वेनस कंजेशन की वजह से पेटेकियल हेमरेजेस हो जाते हैं, जो तुम्हारी वेन्स है वो फट जाएंगी, ठीक है, हेमरेज हो जाएंगे वहां पे, क्योंकि कंजेशन हो रहा है वेन्स में। वेन को तो आगे ब्लड फ्लो करना है ना, बट वो कर नहीं पा रही, भराते जा रहा, भराते जा रहा, भराते जा रहा है। देखो ये तुम्हारा गला है, ठीक है, अरे यार ऐसे बनाते हैं, ये तुम्हारा खूबसूरत सा गला है, यहाँ तुमने हाथ लगा के इस बंदे को दबाने के लिए, ये तुमने दबा दिया मारने के लिए, ठीक है। अब यहाँ के जितने स्ट्रक्चर थे, अब ये जो वेनस ड्रेनेज है ये नीचे नहीं आ पा रहा है, ठीक है, यहाँ कंजेशन होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, तो यहाँ देखने को क्या मिलेगा अपने को, पेथेकियल हेमरेज। समझ आ गया। देखो टाइप्स ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, लाइगेचर, मैनुअल, मगिंग, गैरोटिंग और बेंसडोला। तो इतने टाइप के अपने क्या स्ट्रैंगुलेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। लाइगेचर में क्या होगा, नेक इज कंप्रेस यूजिंग अ कॉर्ड, रोप और स्कार्फ और वायर, किसी भी एक वस्तु का इस्तेमाल करते हुए तुमने उसका गला दबा दिया, दैट इज योर फंदा लगा के लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। मैनुअल मतलब थ्रॉटलिंग, फिंगर्स, फोरआर्म या हैंड्स का यूज करते हुए तुमने दबा दिया गला। मगिंग और गैरोटिंग, नेक कंप्रेस यूजिंग फोरआर्म और स्टिक और नी, मतलब घुटने से गला दबा रहे हो, फोर आर्म से गला दबा रहे हो, ठीक है, या स्टिक से गला दबा रहे हो, उसको मगिंग और गेरोटिंग बोलते हैं, ठीक है। बेंसडोला इंडियन टाइप, देखो विक्टिम नेक इज कंप्रेस बिटवीन टू वुडन स्टिक और बार्स, दो वुडन स्टिक या बार्स के बीच में जब गला दबाया जाए, दैट इज कॉल्ड योर बेंसडोला, ठीक। तो ये था तुम्हारा टाइप्स ऑफ स्ट्रैंगुलेशन। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम फाइंडिंग इन स्ट्रैंगुलेशन, एक्सटर्नल साइन और इंटरनल साइन दोनों देखने को मिलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। कंजेशन ऑफ फेस, साइनोसिस एंड पेडिकल हैमरेज, मार्क्स ऑन नेक इन लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन, हॉरिजेंटल लाइगेचर मार्क, लाइगेचर मार्क कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, नॉन ऑब्लिक होगा, बिलो थायराइड कार्टिलेज देखने को मिलेगा। इन मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन ब्रूजेस, एब्रेशंस एंड फिंगरनेल मार्क्स आर प्रेजेंट, स्वॉलन एंड कंजेस्टेड टंग भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था तुम्हारा एक्सटर्नल फाइंडिंग। अब इंटरनल में क्या क्या देखने को मिलेगा, फ्रैक्चर ऑफ हाइड बोन एंड थायराइड कार्टिलेज भी देखने को मिलेगा, हैमरेज इन नेक मसल्स, जो अपनी स्टेनोक्लेडोमास्टाइड होती है उसमें अपने को हैमरेज देखने को मिलता है, इंगॉर्ज एंड डार्क फ्लूइड ऑफ जो ब्लड है वो कैसे हो जाएगा, इंगॉर्ज हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया था ना वहाँ पे, डार्क फ्लूइड हो जाएगा, क्योंकि वेनस ड्रेनेज हुआ नहीं, वेनस कंजेशन था, ठीक है। पैथिकी एंड कंजक्टिवा, प्लूरा एंड एपिकार्डियम, कैसे कैसे कहाँ पे मिलेगा, पैथिके जो अपना पेथिकियल हैमरेज है वो कहाँ मिलेगा, कंजक्टिवा में, प्लूरा में और अपना एपिकार्डियम में, ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्लिनिकल फीचर इन सर्वाइविंग विक्टिम्स, मान लो बंदा बच गया, तुमने उसे मारने की पूरी कोशिश की बट वो बच गया, लॉस ऑफ वॉइस, एफोनिया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, डिफिकल्टी इन swallowing, डिस्फेजिया, डिस्निया एंड स्ट्रिडोर एंड सब कंजेक्टिवल हैमरेज एंड नेक पेन एंड ब्रूसिंग, इतनी सारी चीज़ें उस बंदे को झेलनी पड़ेगी तुम्हारे एक गला दबाने की वजह से, ठीक है। मत दबाओ, मत मारो किसी को, जियो और जीने दो। नेक्स्ट इज योर मेडिको लीगल एस्पेक्ट, तो यहाँ पे देखो मैनर, लाइगेचर एंड मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, तो कैसे कैसे अपने को पता करना है कि कैसे कैसे गला दबाया गया, that is your all medical legal aspect. So here is the conclusion, strangulation is a violent form of mechanical asphyxia, most often homicidal in nature. A detailed medical legal autopsy is essential to determine the cause and manner of death, especially in suspected criminal cases like murder or sexual assault. तो sexual assault और murder के cases में most commonly अपने को criminal cases में, suspected cases में पता करने में काम आता है कि कैसे उसको मारा गया, कब मारा गया, किस तरह से मारा गया, ठीक है। Next is your next very important topic of your toxicology, that is your phosphorus poisoning. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग में बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। सो हियर इज द इंट्रोडक्शन, phosphorus इज अ हाईली टॉक्सिक प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन। अब ये किसका पॉइजन है भाई साहब, अपने प्रोटोप्लाज्म का पॉइजन है, ठीक है। पर्टिकुलरली व्हाइट और येलो phosphorus फॉर्म which is used in industries, firework, rodenticides and in fertilizers. Red phosphorus is comparatively non-toxic. देखो येलो फॉस्फोरस और अपना व्हाइट फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा पॉइजनस होता है, और रेड फॉस्फोरस अपना कम पॉइजनस होता है। बेसिकली ये कहाँ यूज़ होता है, अपना फायरवर्क इंडस्ट्रीज में, जो पटाखे बनाने वाली जो माचिस की तीली है ना उसमें फॉस्फोरस लगी होती है, पता है ना। सो बेसिकली दो फॉर्म होते हैं, एक तो व्हाइट या येलो होता है जो कि हाईली टॉक्सिक है, लुमिनस है और स्टोर्ड इन अंडर वाटर, इसको स्टोर करा जाता है पानी के अंदर। तो देखो फटाखा फैक्ट्री अगर तुमने देखी होगी किसी वीडियोस में, तो देखा होगा तुमने उसे
पटाखे को बांधने के लिए पानी के अंदर बांधते हैं, क्योंकि इतना हाईली कोरोसिव होता है ना, फट से इसमें ऑक्सीजन में जैसे ही आता है ये आग पकड़ लेता है, ठीक है, ज़रा भी इसको फ्रिक्शन या गर्मी मिली आग पकड़ लेता है। तो इसको मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, स्पेशली स्टोर किया जाता है इसको पानी के अंदर, ठीक है। रेड फॉस्फोरस कैसा होता है, स्टेबल होता है, नॉन ल्यूमिनस होता है और नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो जहर कौन फैला रहा है यहाँ पे अपना, येलो और व्हाइट वाला, ठीक है। इसके सोर्सेस क्या क्या है, एक्यूट फॉस्फोरस पॉइजनिंग में इंजेक्शन ऑफ रोडेंटिसाइड्स, फायरवर्क्स और फॉस्फोरस कंटेमिनेटेड सब्सटेंस, जिसमें फॉस्फोरस पाया जाए, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स इन मैचस्टिक एंड फायरवर्क फैक्ट्रीज। और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स कितने होगा, बेसिकली जो फायरवर्क में या जो मैचस्टिक, जो मैचेस बनाने वाली जो फैक्ट्रीज है वहाँ पे जो वर्कर काम करेंगे उनको ये जल्दी मतलब ये पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। टॉक्सिक डोज और लिथाल डोज इसकी कितनी है, 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। मान लो तुम्हारा वेट 60 किलो है, तो 60 मिलीग्राम में तुम निपटने में सक्षम हो इसके एक डोज में, ठीक है। लिथाल पीरियड इसका 1 से 2 दिन टू सेवरल डेज डिपेंडिंग ऑन ऑर्गन डैमेज। अब कौन सा ऑर्गन डैमेज हो उसके आधार पे पता चलेगा कि तुम कितने दिन और जीवित रह सकते हो, और हो सकता है तुम 1 से 2 दिन में भी बाय बाय कर सकते हो इस दुनिया को, ठीक है। सो दिस इज योर फॉस्फोरस पॉइजनिंग। अब स्टेज देखेंगे तो पहला इनिशियल है अपना जीआई स्टेज है। विद इन 30 to 24 आवर्स, 30 मिनट से 24 घंटे के अंदर क्या क्या होगा, बर्निंग पेन इन माउथ एंड थ्रोट एंड स्टमक। कैसा होगा, बर्निंग पेन होगा। और उसकी ऑर्डर कैसी होती है, गार्लिक होगी, ब्रेथ और वोमिटर्स में ऐसे गार्लिक जैसे जो अपने ये होते हैं ना, लहसुन लहसुन जैसी स्मेल आएगी, ठीक है। नॉजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, और वॉमिटिंग कैसी होगी, लिमिनस, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोरस, ठीक है। डायरिया कैसा होगा, राइस वाटर, जो चावल का पानी होता है ना, कैसा दिखता है, वाइट वाइट सा, ट्रांसपेरेंट सा, वैसा दिखाई देता है, ठीक है। स्टेज 2 में क्या होगा, स्टेज 1 देख लिया अपन ने क्या क्या होगा। स्टेज 2 में अपना 1 से 3 दिन में रिकवरी दिखती है, जो कि फॉल्स सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तुम्हें लगेगा बंदा ठीक हो रहा है, बट ये झूठ है, ये सच नहीं है, ठीक है। नो सिम्टम्स और माइल्ड डिस्कम्फर्ट, बहुत कम सिम्टम होंगे और माइल्ड डिस्कम्फर्ट होगा उसको। स्टेज 3 यहाँ पे हिपैटोरीनल स्टेज है, मतलब जॉइंटिस दिखाई देगा और लीवर में टेंडरनेस हो जाएगी। और अंततः हिपैटिक फेलियर और इंसेफेलोपैथी और रीनल फेलियर कन्वर्जेंस की वजह से, हिपैटिक नेक्रोसिस और शॉक की वजह से बंदा बाय बाय कह देगा दुनिया को फॉस्फोरस पॉइजनिंग में, ठीक है। तो ये तुम्हारा अर्ली और लेट 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। पहले स्टेज में क्या क्या हो रहा है, दूसरे स्टेजेस में क्या क्या हो रहा है और तीसरे स्टेजेस में क्या क्या हो रहा है, ये तुम्हारा एक्यूट फॉस्फोरस पॉइजनिंग याद रखना, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी, एक्ट एज अ सेलुलर पॉइजन causing fatty degeneration of liver, kidney, heart and brain. डायरेक्ट इरिटेंट टू जीआईटी, अपने जीआईटी का ही डायरेक्ट इरिटेंट है और सेलुलर पॉइजन है, ठीक है, सेल्स का पॉइजन है ये, सेल्स में पॉइजनिंग कराता है, ठीक है, सेल को मारने का काम कर रहा है। नेक्स्ट अपना पोस्टमार्टम फंडिंग में अपने को फैटी डिजनरेशन मिलेगा लीवर का, जिसको अपन नटमैग लीवर बोलेंगे, ठीक है। येलोइश और वाइट पैचेस ऑन स्टमक एंड इंटेस्टाइनल मिकोसा, garlic odor from viscera and luminescence in dark exposed part of the GI mucosa and vomit. इसका ट्रीटमेंट क्या है, अपने को गैस्ट्रिक लवाज करना है यहाँ पे फॉस्फोरस पॉइजनिंग में, ठीक है। कैसे, 0.5% ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, ये अपना फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज कर देता है। एक्टिवेटेड चारकोल बाइंड टू पॉइजन्स एंड कॉपर सल्फेट फॉर्म्स इनसेल्युबल कॉपर फॉस्फाइड्स एंड आईवी फ्लूइड देना है इसको इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन के लिए। विटामिन के एंड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन फॉर कोएगुलोपैथी एंड सपोर्टिव केयर फॉर लीवर एंड रीनल फेलियर, जैसा जैसा जरूरत वैसा वैसा काम। क्रॉनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग में क्या है इसका कॉज, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इन मैस्टिक्स और फायरवर्क इंडस्ट्रीज, बहुत लंबे समय से तुम वहाँ पे काम कर रहे हो। इनहेलेशन और स्किन कांटेक्ट विद वाइट फॉस्फोरस फ्यूम्स ओवर टाइम, बहुत लंबे समय से वहाँ पे तुम्हारी स्किन जो है उसके कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर इसके देखेंगे तो जीआई में क्या होगा, अपना एनोरेक्सिया होगा, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया देखने को मिलेगा। बोन इन्वॉल्वमेंट होता है तो फॉसी जॉ, भाई कितना इंपॉर्टेंट, कितना प्यारा क्वेश्चन है। फॉसी जॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। तो अगर लॉन्ग में आ जाए तो तुम्हें क्वेश्चन घुमा के लिखना है, पहले बताना है कि फॉस्फोरस पॉइजनिंग में क्रॉनिक पॉइजनिंग की वजह से फॉसी जॉ होता है, दैट इज योर नेक्रोसिस ऑफ जॉ बोन, ठीक है। जब तुम्हारी जॉ की बोन में नेक्रोसिस हो जाए फॉस्फोरस पॉइजनिंग की वजह से, उसको अपन फॉसी जॉ बोल देते हैं, बस सिंपल सी बात है। लीवर, क्रॉनिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस देखने को मिलेगा। जनरल फैटिक, वेट लॉस, एनीमिया और फॉल ब्रेथ होगी, ठीक है। फॉसी जॉ क्या होता है, देखो आगे मैंने लिखा है,
पेनफुल सपरेटिव नेक्रोसिस ऑफ जॉ मेनली मैंडिबल, कौन सी बोन इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे, मैंडिबल, नॉट योर मैक्सिला, ठीक है। सीन इन वर्कर्स एक्सपोज टू फॉस्फोरस वेपर्स, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन स्पेक्ट्रम एंड बेड ओडरो एंड फेशियल डिसफिगरमेंट्स। तो इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है फॉसी जॉ में, ठीक है। पैथोलॉजी देखेंगे इसकी तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, बोन नेक्रोसिस, लीवर डिजनरेशन, फैटी और सिरोटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट क्या है बस इसका, रिमूवल फ्रॉम सोर्स, ऑक्यूपेशनल चेंज, अपना काम बदल लें, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसा जैसा सिम्टम वैसा वैसा ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स फॉर बोन इन्फेक्शन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ नेक्रोस बोन इन प्रोसीजर, जितनी हिस्से की बोन खराब हो गई उसे निकाल के फेंक देंगे, गुड ओरल हाइजीन एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो ये था तुम्हारा बेसिक सा क्रॉनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग। बस लीगो मेडिको लीगल में आ जाओ तो वही बताना है तुम्हें कैसे क्या क्या पॉइजनिंग हुई, टाइप ऑफ पॉइजन कौन सा है, इंटेंट क्या था, क्यों दिया गया, एक्सीडेंटल था, सुसाइडल था या होमिसाइडल था, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, मैचस्टिक, फायरवर्क या इंडस्ट्रीज, ठीक है। फॉरेंसिक क्लूज क्या क्या है इसके, गार्लिक ऑर्डर आती है, ल्यूमिनस वॉमिटिंग होती है, फॉसी जॉ देखने को मिलता है क्रॉनिक केसेस में, तो ये तुम्हारे कहते हैं फॉरेंसिक क्लू थे, ठीक है। विसरा फॉर प्रिजर्वेशन, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी और सस्पेक्टेड डेथ में ये सारे विसरा प्रिजर्व किए जाते हैं। सो हियर इज द कंक्लूजन, phosphorus poisoning is potentially fatal condition with characteristic clinical and postmortem features. Proper handling precautions, early detection and treatment are essential in both acute and chronic exposure. तो बेसिकली तुम्हारा एक्यूट और क्रॉनिक एक्सपोजर्स में तुम्हें ध्यान रखना है कि कैसे, एक तो पहली बात है कि फॉस्फोरस की बहुत प्रॉपर हैंडलिंग की जाए, कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं। एक जो वर्कर फॉस्फोरस जो मतलब जहाँ पे फॉस्फोरस अवेलेबल है, ठीक है, वो सोर्स अवेलेबल है जिसकी वजह से पॉइजनिंग हो रही है, तो उसकी कैसे हैंडलिंग की जाए, कैसे प्रिकॉशन लिए जाए जिसकी वजह से हम उस पॉइजनिंग से बच सकते हैं, इसका हमें ध्यान रखना होता है। और उसके मान लो कोई पॉइजनिंग हो भी गई है तो उसको उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग हमें ट्रीट करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। सो क्लासिफिकेशन ऑफ स्नेक, तो दो टाइप के होते हैं, एक अपना पॉइजनस और एक नॉन पॉइजनस। तो देखो पॉइजनस वाले काटने पे क्या होगा, नॉन पॉइजनिक स्नेक में कैसा जहर होता है, तो अलग अलग स्नेक में अलग अलग जहर होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं जो पॉइजनस स्नेक है उसमें सिर्फ अपना न्यूरोटॉक्सिक हो, वो हिमेटोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक या अलग अलग जो बॉडी ऑर्गन पे इफेक्ट करते हैं, अलग अलग टाइप के जो स्नेक होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन उसके क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले अपना टाइप, तो एक पॉइजनस और एक नॉन पॉइजनस स्नेक। पॉइजनस में अपन कौन कौन से आते हैं, कोबरा, करैट, रसल वाइपर, सॉ स्क्वेल वाइपर और सी स्नेक, ये सब अपने हैं पॉइजनस स्नेक, ठीक है, ये अपने सारे हैं पॉइजनस। नॉन पॉइजनस में कौन कौन से आएंगे अपना, पाइथन, रेड स्नेक, सैंड बोआ और ग्रीन ट्री स्नेक, ये सारे बेचारे शांत स्वभाव के होते हैं। तो हर सांप जहरीला नहीं होता, हर जो सांप काटता है जरूरी नहीं तुम उससे मर जाओ। बहुत से लोग तो इसी डर में मर जाते हैं कि हमें सांप काट दिया, ठीक है, जरूरी नहीं है वो पॉइजनस है, बट फिर भी वो डर में मर जाते हैं कि सांप काट दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना आइडेंटिफिकेशन, पॉइजनस वर्सेस नॉन पॉइजनस स्नेक। तो हेड कैसा होगा, अब देखो कैसे पता कर सकते हैं कि वो सांप जो था वो जहरीला था या नहीं था। ट्रायंगुलर वाइपर में ऐसे ब्रॉड ट्रायंगुलर शेप के हेड होंगे और इसमें यू शेप के होते हैं, नॉन पॉइजनस में राउंडेड रहते हैं, ठीक है। पहला फैंग्स, उनकी जहाँ पे जहर भरा रहता है ना, जैसे डंक फैंग्स, ठीक है। लॉन्ग कैनलाइज्ड फॉर वेनम इन्फेक्शंस, उनके दांत ऐसे दांत होते हैं ना डसने वाले जो, ठीक है, दैट इज योर फैंग्स। वो कैसे होंगे, पॉइजनस में लॉन्ग होंगे, कैनलाइज्ड होंगे फॉर वेनम इंजेक्शन। अब ये सुई जैसे होते हैं, देखो इसमें कैसे होंगे, बीच में कैनलाइज रहेंगे, बीच में ऐसे स्पेस प्रेजेंट रहेगी जिसके थ्रू वो अपना वेनम इंजेक्ट करेंगे। और इसमें कैसे होते हैं, सॉलिड टीथ। तो इतना मौका तो हमें देखने को मिलता नहीं है कि वो जो सांप काटा है उसके जो फैंग्स थे वो कैसे थे, ठीक है, बट अपन उसकी बाइट मार्क से पता कर लेते हैं, ठीक है। बेली स्केल्स मतलब देखो ये जो पेट वाला हिस्सा है ना उसके बेली का, वहाँ पे भी स्केल्स पाए जाते हैं, किसमें, पॉइजनस में। जबकि इसमें क्या होगा, पूरी बॉडी में स्मॉल रहते हैं, इसके स्केल लार्ज रहते हैं और पूरी बॉडी को कवर करते हैं, पूरी बेली विड्थ को, बट इसके कैसे रहते हैं, स्मॉल रहते हैं और डू नॉट कवर एंटायर बेली, जो नॉन पॉइजनस होते हैं, ठीक है।
फिर टेल कैसी होगी इसकी, कंप्रेस्ड और शॉर्ट, बहुत छोटी सी पूंछ रहेगी, ठीक है। और इसकी लॉन्ग और टेपरिंग ऐसी, ठीक। तो पूंछ भी देख लो सांप की। बाइट मार्क, टू प्रोमिनेंट फेंड मार्क और स्मॉल टीथ मार्क्स। अब देखो जो सांप नॉन पॉइजनस है उनकी टीथ मार्क कैसे होंगे, छोटे होंगे और बहुत सारे होंगे। और इसमें कैसे होंगे, प्रोमिनेंट फैंग मार्क, दो निशान, ये वाले। तुम पता कर लोगे कि कौन सा सांप काटा पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। मैंने बताया ना, फैंग देखने का तो मौका नहीं मिलेगा, बट बाइट मार्क से पता कर लोगे कि फैंग कैसा था उसका, ठीक है। बिहेवियर, ये तो बहुत चिड़चिड़े होते हैं, यूजुअली एग्रेसिव, और यूजुअली ये कैसे होंगे, शाई होंगे और नॉन एग्रेसिव होंगे। वेनम ग्लैंड ऑब्वियसली बात है पॉइजनस में प्रेजेंट रहेगी और नॉन पॉइजनस में एब्सेंट रहेगी। अब देखो कौन कौन से पॉइजनस स्नेक क्या क्या टाइप के वेनम प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है, किस तरह से मारते हैं। तो कोबरा और करैट जब काटे तो बंदा न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन की वजह से मर जाता है। वाइपर काटे तो हिमेटोटॉक्सिक, और सी स्नेक काटे तो मायोटॉक्सिक। तो मायो मतलब मसल्स, मायोग्लोबिनूरिया, ठीक है। हीमो है, सिंपल सी बात है, ब्लड इफेक्ट होगा, कॉजेज ब्लीडिंग, सारे ऑरिफिस से ब्लीडिंग होने लग जाएगी। नर्वस सिस्टम, न्यूरोटॉक्सिक, कोबरा और करैट। तो इस तरह से ये हमें मारने का काम करते हैं, ठीक है। अब न्यूरोटॉक्सिक में क्या क्या देखने को मिलेगा अपना, टॉसिस, ड्रूपिंग आईलाइट्स, ठीक है, ब्लड विजन, डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग एंड स्पीकिंग, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक। लंग्स को पता ही नहीं है कि अब उसे सिकुड़ना है फैलना है, सिकुड़ना है फैलना है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा और बंदा निपट जाएगा। दैट इज योर न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन। हिमेटोटॉक्सिक में क्या होगा, पेन एंड स्वेलिंग एट द बाइट साइड, हेमरेज फ्रॉम द गम्स, यूरिन एंड स्टूल, ठीक है। शॉक और हाइपोटेंशन हो जाएगा, किडनी का फेलियर हो जाएगा, ठीक। मायोटॉक्सिक सी स्नेक में मसल पेन होगा, स्टिफनेस होगा, मायोग्लोबिन यूरिया हो जाएगी, डार्क ब्राउन कलर की यूरिन आएगी और रीनल फेलियर हो जाएगा। अब नॉन पॉइजनस स्नेक के बात में क्या क्या होगा बाइट में, ठीक है। लोकल बाइट मार्क देखने को मिलेगा, स्मॉल मल्टीपल टीथ मार्क, मिड स्वेलिंग एंड पेन, नो सिस्टमिक सिम्टम्स, कोई सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होंगे। ट्रीटमेंट फॉर स्नेक बाइट, अब देखो पहले पहले सांप काटे तो सबसे पहले क्या करना है, रीश्योर द पेशेंट टू रिड्यूस पैनिक। पहले तो बंदे को मैंने बताया ना वो डर में ही मर जाता है, तो उसको पहले शांत करो, कुछ नहीं होगा। इमोबलाइज द लिम्ब यूजिंग अ स्प्लिंट, और जैसे कि अपन एक फ्रैक्चर के केस में बोल देते हैं ना, हिलाओ मत, तो उस पार्ट को, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को अपने को इमोबलाइज कर देना है, बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। कीप द अफेक्टेड लिम्ब बिलो द हार्ट लेवल, और कोशिश करना है कि जो लिम्ब इफेक्ट हुआ है उसको हार्ट के लेवल से नीचे रखा जाए, जिससे कि ब्लड फ्लो कम जल्दी हो और हार्ट तक कम जल्दी पहुंचे, ठीक है। डू नॉट कट वुंड सक वेनम। अब ये जो टीवी सीरियल की मोहतरमाएं हैं जो आज तक अपने पति को उसका सांप का जहर चूस चूस के निकाल रही हैं, ये नहीं कर रहा है। डू नॉट कट द वुंड। कुछ होते हैं महानुभाव जो काट के वहाँ का खून बहा देते हैं, सोचते हैं और वो बंदा बच जाएगा। नो, इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि ज़रूरी नहीं वो हिमेटोटॉक्सिक हो, न्यूरोटॉक्सिक भी हो सकता है, मायोटॉक्सिक भी हो सकता है। तुम्हारे खून बहा देने से काट के उस जगह का कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। देखो हिंदी टीवी सीरियल की मोहतरमाओं को बता दिया जाए कि वेनम चूस के निकाल देने से तुम्हारा पति नहीं बचेगा, ठीक है। अप्लाइड टर्निक्विट एंड यूज आइस फॉर केमिकल्स, और इस तरह से अपने को ये अपना जनरल फर्स्ट एड है, ये तुम्हें करना है, ठीक है। अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ABC मॉनिटर वाइटल्स, एंटी वेनम देना है उसको, इंडिकेटेड इन ऑल सिम्टोमेटिक वेनमस बाइट, पॉलीवेलेंट ASV इफेक्टिव अगेंस्ट कॉमन इंडियन स्नेक। और अपना जो पॉलीवेलेंट ASV है जो एंटी वेनम, एंटी स्नेक वेनम्स है, ये अपना इंडिया में मोस्ट कॉमनली सारे स्नेक को कवर करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है अपना IV एडमिनिस्ट्रेशन स्लोली अंडर सुपरविजन, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन, IV फ्लूइड, निस्टोगेमाइन और एट्रोपिन फॉर न्यूरोटॉक्सिक बाइट्स। तो ये था अपना हॉस्पिटल मैनेजमेंट। और अगर रीनल फेलियर देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में डायलिसिस करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ हेमरेज। लैब टेस्ट में क्या देखने को मिलेगा, 20 मिनट्स होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट। तो अपने को होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट करना है 20 मिनट्स, ठीक है। कोगुलेटिव प्रोफाइल, रीनल फंक्शन टेस्ट और अपना यूरिन फॉर मायोग्लोबिन, ये इतने सारे अपने को टेस्ट करने हैं। मेडिको लीगल बस एक्सीडेंटल है, होमिसाइडल या सुसाइडल तो रेयर ही होता है, कोई सांप कटवा के तो नहीं मरता, ठीक है। होमिसाइडल, हाँ किसी ने तुम्हारे ऊपर सांप छोड़ दिया और जिससे वो तुम्हें काट ले और तुम मर जाओ, ठीक है। और एक्सीडेंटल
गलती से, ठीक है। तो लोग ज़्यादा होशियार हैं, अपना हाथ नहीं गंदा करते, सांप छोड़ देते, सांप काटे और तुम मर जाओ, ठीक है। डेथ मस्ट बी रिपोर्टेड एंड ऑटोप्सिड, और डेथ को हमें ज़रूर रिपोर्ट करना है। सांप काटने के केसेस पे अगर हो रही है तो पुलिस एंड फॉरेंसिक नोटिफिकेशन आर एसेंशियल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्नेक डेड बॉडी और डिस्क्रिप्शन इज हेल्पफुल। तो इस तरह से ये अपना मेडिको लीगल एस्पेक्ट था। सो हियर इज द कंक्लूजन, टाइमली आइडेंटिफिकेशन एंड इमीडिएट मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट केसेस कैन बी लाइफ सेविंग। वक्त रहते सही कदम उठाने से तुम पेशेंट की लाइफ बचा सकते हो। एएसवी एंटी स्नेक वेनम इज मेन स्टे फॉर ट्रीटमेंट, और ये बहुत ही ज़रूरी है। एंटी स्नेक वेनम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट में, ठीक है। सपोर्टेड बाय सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव केयर, पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर क्रूशल इन रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी, और जान बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक एजुकेशन और अवेयरनेस। देखो डॉक्टर हो, तुम्हें बताना है, अपने पेशेंट आए, ठीक है, इस केसेस के, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि इस तरह से मैनेजमेंट करना है, पैनिक नहीं करना है पहली बात तो, और दूसरी बात कैसे उसका एक जनरल फर्स्ट एड करना है तुम्हें, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट पे अपन कवर करने वाले हैं नेक्स्ट लॉन्ग आंसर्स की टॉपिक, दैट इज लैसरेशन एंड अदर टॉपिक्स। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एवरीवन।